Hello friends, welcome to our world, our beautiful channel Mr. Pi Foundation for class 10th. So friends, अभी इसके पिछले वाले वीडियो से हमने साइंस के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टार्ट किए हैं, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं और एक केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं। ये 3-4 चीज़ें जो थी इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और देखेंगे कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे दिखा सकते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में नंबर ना कटे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इस सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट आप लोग उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं टिप्स टू मेक ए क्वेश्चन मोर इन्फॉर्मेटिव। उसके पहले हमने देखा था कि हम किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस कैसे करते हैं, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को वर्ड से एक वर्ड इक्वेशन को एक इक्वेशन में, कंप्लीट इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, फिर उनको हम LHC मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसी इक्वेशन को हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे दिखा सकते हैं। मेरा कहने का सेंस ये है कि ऐसा लगे कि हाँ, आपको पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में इनफ नॉलेज है जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। चलिए अब सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको हम देखते हैं जिससे कि हम अपने इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये येलो कलर आपको आई होप दिख रहा होगा। तो हमारा जो टिप्स है, टिप नंबर 1 है, वो है इंडिकेट द फिजिकल स्टेट। एक सेकेंड, आई होप ये दिखेगा, कोई ना, चलिए ऐसे पढ़िए। इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उनका कहने का सेंस ये है कि कोई भी इक्वेशन हो, जैसे मान लीजिए हमारा एक इक्वेशन है, सपोज करिए हम एक ये रिएक्शन लेते हैं Fe प्लस CuSO4, फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हमारे एक इक्वेशन बन गया है, ये हमारा एक कंप्लीट इक्वेशन बन चुका है। अब देखिए इसको थोड़ा ऐसे, हाँ देखिए, अब इस रिएक्शन में जब हम देखें तो पहला क्या कह रहा है कि हमको उनके फिजिकल स्टेट को दिखाना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को हमें शो करना है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होगा कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। 3 फॉर्म होते हैं बेसिकली, और एक होता है उनका स्टेट एक एक्वस फॉर्म होता है, जिसमें हम उनको वाटर में डिजॉल्व जब किसी चीज़ को बोल करते हैं तो उसका एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब सॉलिड है तो कैसे लिखेंगे, लिक्विड कैसे है तो कैसे। देखिए, अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल S। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग S और डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो। इनका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई भी इक्वेशन है, तो अगर उसमें अगर कोई वो सॉलिड फॉर्म में है, या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट, हमारे जैसे इस वाले इक्वेशन में हम लोग देखें तो हमारा Fe जो है वो एक सॉलिड है हमारा, और जो हमारा Cu कॉपर सल्फेट है वो हमारा एक एक्वस फॉर्म में, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। फिर बाद में FeSO4 जो बना है ये भी हमारा एक एक्वस फॉर्म में है, और जो कॉपर है ऑब्वियस सी बात है वो हमारा एक सॉलिड फॉर्म है। तो अब इसको हम लोग लिखते कैसे, मैं यहाँ पे उस इक्वेशन को लिखता हूँ। इक्वेशन हमारा क्या था, Fe प्लस CuSO4, ये बनता था हमारा FeSO4 और प्लस Cu। इतनी चीज़ें बनती थी। ठीक है, तो अब हम लोग देखें अगर, तो अब हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा गैप देके लिखिएगा। Fe के बाद बॉक्स में लिख देंगे हम सॉलिड। CuSO4 हमारा एक एक्वस सोल्यूशन है, उसको हम लोग AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस सोल्यूशन जब किसी चीज़ का बनता है ना तो उसे हम लोग AQ से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, ये एक्वस सोल्यूशन है। FeSO4 भी हमारा एक एक्वस सोल्यूशन है, और
Cu जो है वो हमारा एक सॉलिड फॉर्म में है। अब जब आप ऐसे हर एक पर्टिकुलर, जैसे ये है, अगर आप इसके बगल में लिखते हो, अगर आप इसके बगल में लिखते हो यहाँ पे, ये जो है Fe के बगल में फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखते हो S, मतलब वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर CuSO4 के बगल में लिखते हो आप एक्वस यानी AQ लिखते हो, तो मतलब वो AQ को रिप्रेजेंट। तो इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर जो उसके माइंड में वो बन जाता है, स्टेट बन जाता है, मतलब वो ये जान जाता है कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ये पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट देखते हैं। और हाँ, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो पानी में नीचे जाके बैठ जाता है। अब कोई चीज़ पानी में जब कब फ्लोट कर, जब उसका वेट मतलब बहुत हल्का होता है, लाइट वेट में होता है, एक कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो नीचे बैठ जाता है, वो नीचे ना ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में या किसी भी चीज़ नीचे जमा हो जाता है। तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, एक सॉलिड क्योंकि लिक्विड होता तो ऑब्वियस सी बात है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता, गैस होता तो वो ऊपर इवॉल्व हो जाता, लेकिन सॉलिड है तो उसको भी हमारा कोई भी अगर प्रेसिपिटेट भी बनता है ना, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं एस से ही प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग एस से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल। लिक्विड को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस स्टेट इंडिकेटेड बाय द सिंबल ए क्यू, मैंने अभी आपको बताया। गैसियस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल गैस अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है कि अब हमने देखा सॉलिड के बारे में देखा, लिक्विड के बारे में देखा और गैस के बारे में हमने देखा। हमने तीन चीज़ों के बारे में देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हमने रिप्रेजेंट किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से रिकैप करते हैं। सॉलिड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ऐसे एस से रिप्रेजेंट किया था। लिक्विड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, लिक्विड को हमने रिप्रेजेंट किया था एल से। गैसियस स्टेट ऑब्वियस बात है, आप लोग को इतना पता होगा कि जो हमारा गैसियस स्टेट है उसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा गैसियस स्टेट है उसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब गैस के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई गैस इवॉल्व होते हैं तो उसे हम लोग ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में एरो करके दिखाते हैं कि हाँ जो गैस है वो हमारा रिलीज़ हो रहा है, एवोपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप ये भी बात याद रखिए, अगर उसमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर गैस वहाँ पे बन रहा है, तो आपको उस वहाँ पे गैस तो लिखना पड़ेगा कि हाँ ये गैसियस फॉर्म है, और एरो भी दिखाएगा जिससे पता चले कि हाँ ये गैस रिलीज़ हो रहा है। ऐसे तो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ना, तब दिखाएंगे तो रिलीज़ हो रहा है गैस, हमारा गैस जो है वो रिलीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए गैसेस रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका एक एग्जांपल है, मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए Fe + CuSO4 वही है। वन राइट एरो का मतलब वहाँ पे बीच में एरो लग जाएगा। ठीक है, Fe को हमने ऐसे ही एकदम बिल्कुल सेम, मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। कोई भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे एकदम ध्यान से लिखिएगा। Fe है तो Fe, और फिर Fe के आगे ऐसे सॉलिड लिख दीजिएगा। फिर CuSO4 हमारा एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, एरो है ये, इसको ध्यान रखिएगा। और जो FeSO4 बना हमारा वो भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसको भी ऐसे ब्रैकेट पे जस्ट उसको। तो देखिए हमारा इक्वेशन कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बंदे को कुछ आता है। ठीक है, अब इतनी बातें हम आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप लोग को समझना है कि किस किस सिंबल को रिप्रेजेंट करना है। और आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर ये सॉलिड है तो उसके आगे S, लिक्विड है तो उसके आगे L, गैसियस फॉर्म है तो G, एक्वस सॉल्यूशन G के साथ एक एरो ऊपर की तरफ, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिख देना है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टिप हमारा क्या है वो देखता हूँ। इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। अब क्या कह रही है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर उसमें हीट इवॉल्व हो रहा है तो आपको हीट को भी दिखाना पड़ता है। मतलब अब गैस जब बनती है तो गैस कब बनता है, जब टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होता है तो मतलब टेम्परेचर में उसके कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। अगर कोई चीज़ है, अगर वो मान लीजिए कि अगर
उसमें अगर हम लोग देखें तो अगर उसमें हीट का इवॉल्व हो रहा है, अगर उसमें गैस निकला, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा या घटा होगा। दो ही चीज़ हुई, या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा, दो ही चीज़ होगी। तो किसी भी रिएक्शन में, लेकिन ऐसी बात है, रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा, एक्सो समझिए एक्स, एक्सोथर्मिक है ना, तो इस ई एक्स से याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। ई एक्स याद रखिए, एग्जिट मतलब बाहर निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो होता है वो इवॉल्व होता है, और इंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हम हीट देते हैं। बेसिकली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइम पे वो चीज़ें होती हैं। तो अब याद रखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। और इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे हीट जो है वो एब्सॉर्ब होती है, मतलब हम खुद बाहर से उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा चेंजेस हो रहा है, अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, अगर वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर वो हमारा कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहाँ पे जो ऐसे हम लोग एरो लगाते हैं, अगर वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऊपर हम लिखते हैं कि हीट हम लोग दे रहे हैं, या तो फिर हम वहाँ पे ऐसे डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि हाँ हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन के टाइम पे। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो हम लोग हीट दिए हैं तब जाके प्रोडक्ट बना है, तो हम लोग वहाँ एरो पे लिखते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे ऐसे प्लस हीट, हम लोग लास्ट में लिखेंगे प्लस हीट। आई बात समझ में? अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब ये महाशय जी हमारे क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हमको वो सारे कंडीशंस भी दिखाने, टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, तो हमको कंडीशन भी दिखाने हैं जिसके अंदर भी हमारा जो रिएक्शन है वो हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर रिएक्शन हमारा हो रहा है तो किस बेसिस पे हुआ है, कौन से कंडीशन पे हुआ है, हमको वो भी शो करना है। तब ये सब जो दो तीन मैं आपको टिप्स अभी मैं इसका रिकैप करता हूँ, पहले समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखते हैं, ये कह रहा है द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, pressure, catalyst, etc. for the reaction may be indicated above or below the arrow in the equation। यही सेम चीज़ वो कहना चाह रहा कि हमने कंडीशन क्या लगाई है हीट के लिए। अगर हीट इंडोथर्मिक है तो हम एरो के ऊपर या तो नीचे लिखते हैं, और या तो प्रोडक्ट के लास्ट में प्लस हीट लिख देते हैं। तो ये हम कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में, अब बहुत इजी है, आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड टू ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है, आइए मैं आपको इस इक्वेशन लिख के बताता हूँ। वो वहाँ से हमसे क्या बोले हैं, देखिए क्या बोला है, द टेम्परेचर एट विच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनका कहने का मतलब है कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसी को बोलते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किस फॉर्म में होता है हमारा, ये होता है हमारा एक सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। अब क्या बोला गया है, एट द टेम्परेचर एट विच सोडियम हाइड्रोजन इज हीटेड, मतलब उसको हम लोग हीट दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन लग रहा है, मतलब जब हम एरो लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग हीट लिखेंगे, या तो आप ऊपर लिखिए या तो नीचे लिखिए, और ऐसे डेल्टा का साइन लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये देखा कि ये NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया तो उसका जो प्रोडक्ट बना है वो है Na2CO3, यानी देखिए ना कह रहा है ना, हीटेड टू ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3, जो कि अगेन हमारा एक सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है। ध्यान रखिएगा ये बात को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है, मतलब हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो दिखाएंगे। और जो है वो हमारा वाटर भी फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसे प्लस लिख के हमारा वाटर भी फॉर्म हुआ है, जो कि वाटर जो है ऑब्वियस सी बात है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आप देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने वो तीनों पॉइंट को कवर किया। फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया, पहला टिप। दूसरा टिप था हमारा कि हम लोग इंडिकेट करते हैं हीट चेंजेस को, हमने हीट के चेंजेस को रिप्रेजेंट किया। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन था, तो हमने यहाँ पे हीट को रिप्रेजेंट किया, प्लस जब गैस का इवोपोरेशन होता है तो हमने उसको भी रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यही 3 पॉइंट था आपके। पहले किसी भी इक्वेशन को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दिखाना तो उसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कीजिए, अगर उसमें हीट चेंजेस हुआ है तो वो शो कीजिए, और टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाइए जिसके बेसिस पे ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारे चैप्टर का ये तीसरा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो आपकी एनसीईआरटी में है उसके बेसिस पे हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो 5 टाइप का होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि हमें आपको पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट करते नहीं, फालतू की बातें नहीं, चलिए फटाफट से डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला जो रिएक्शन है हमारा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको यहाँ पहले ब्लैंक पेज रहने दीजिए, अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप ऐसे समझिए, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। कोई जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल चीज़ बनाती, मतलब जैसे आपको समझ, एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों अलग अलग रखा हुआ है। अब जब आप उन दोनों को पास लाएंगे तो वो कंबाइन हो जाएंगे ना एक दूसरे में, फिर एक पर्टिकुलर मैग्नेट बन जाएगा विथ हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। हो जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो अलग अलग रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट्स combine to form a single product, then that reaction is known as combination reaction। आई बात समझिए, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है ए और एक प्रोडक्ट है हमारा बी। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा ए बी। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं कहीं पे, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कंबाइन होकर 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट के, तो वो रिएक्शन क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब इसका आप थ्योरी देख लीजिए। अब आप जानते हैं कि मैं सारी चीज़ों को पर्टिकुलर अलग स्लाइड पे ही बताता हूँ, मैं सारी चीज़ों को अलग स्लाइड पे, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। हालांकि इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए अब ये क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बात बताई वही ये भी कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, when two reactions combine to form a product is called a combination reaction। इन्होंने तो आधी बात कह ख़त्म कर दी कि दो रिएक्शन जब कंबाइन होते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इन्होंने ऐसा भी हो सकता है कि दो रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है Ca + H2O, CaOH हो, मतलब कैल्शियम मतलब हमारा CaO था, कैल्शियम ऑक्साइड था, उसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और इस रिएक्शन में ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग याद कीजिए कंडीशंस भी लिखेंगे, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस हीट, मतलब हीट भी इवॉल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने लिखा नहीं, लेकिन आप लिखिएगा प्लस हीट, क्योंकि हमें अपनी क्वेश्चन को क्या करना है, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ, मतलब दो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो वही रिएक्शन जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स।
ये क्या कह रहा है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आपके घर पे कभी वाइट वॉशिंग हुआ है? वाइट वॉशिंग होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, फिर उसको वाटर में मिला चूना 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 वगैरह होता है, उसको मिलाते हैं, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो वही चीज़ें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फ्रेश टू वॉल्स। वही बात कि हम लोग क्या करते हैं, चूने को लाते हैं, पानी में मिलाते हैं, देखो बोलते हैं कि केयरफुल अब लकड़ी से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और 2-3 दिन के बाद जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो उसको फिर हम लोग एज अ वाइट वॉशिंग वॉल पे पेंट करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे, वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। ठीक है, अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल मिल गया। चलिए अगला रिएक्शन। और हाँ, मेरी ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब आगे देखते, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख लिया। यहाँ पे फिर वही बात की गई है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है और इंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे ये बताया गया है डाइजेशन ऑफ फूड के टाइम पे हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये समझिए, इस टर्म से समझिए कि डीकम्पोजिशन टर्म क्या कह रहा है। हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन डीकम्पोजिशन टर्म है क्या, पहले उसे समझिए। देखिए, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, मतलब वो डिकम्पोज होते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखें तो डीकम्पोजिशन का मतलब भी होता है, मतलब वो ब्रेक डाउन ही होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये कोई रिएक्शन है या फिर कोई एक केमिकल रिएक्शन है ABC, तो इसमें क्या होगा, इसमें वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा, यानी A+B+C वो इस फॉर्म में हो जाएगा। मेरे कहने का सेंस आप लोग समझ रहे कि मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब ऐसा होता है ना, तो उसी समय पे क्या होता है, सिंपलर प्रोडक्ट में जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसी रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आप इस एग्जांपल से उसे समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब उसका डेफिनेशन देखिए। व्हेन अ प्रोडक्ट break up into its constituent reactant, the reaction is termed as decomposition reaction। ये क्या कहना चाह रहा है, मैंने जो बताया है वही ये कह रहा है, बस इसमें इंग्लिश का चमत्कार कुछ ज़्यादा दिखा दिया गया है और कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली इसमें कहना ये चाह रहे हैं, वही डिकम्पोजिशन मतलब एक प्रोडक्ट होता है, ये देखिए एक प्रोडक्ट है, वो अपने अलग अलग कंपाउंड्स में टूट चुका है। ये देखिए वो ब्रेक डाउन हो गया, वो डिकम्पोज हो गया। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो वहाँ पे हीट जरूर दी जाएगी, हीट देंगे तभी वो डिकम्पोज होगा। ठीक है, ये बात अब मेरी हमेशा, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ हीट इवॉल्व, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब देखते क्या कह रहे हैं। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट a single reactant break down to give simpler products। अभी मैंने यही बात बताई थी। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 lose water when heated and the color of the crystal changes, मतलब इसमें चेंज ऑफ कलर भी होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया था, और ये सब एग्जाम्पल के बारे में तो इसमें ज़्यादा फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, आपने समझ लेना डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की एक अलग से सेशन आएगी। अभी हम लोग खाली पूरे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत करेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया, बहुत छोटा है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनसीईआरटी में आपके एक ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, हम लोग इसको भी करके देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। उसका नाम क्या है, ये जो रिएक्शन है हमारा, इसका नेम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक तरह का, मतलब इसमें वाटर में करंट पास कराया जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fill rubber stopper in these holes
insert carbon electrode in these rubber stoppers, connect this electrode to a 6 volt बैटरी। इसको ऐसे समझते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या कह रहा है, एक अपना जग लीजिए या मग लीजिए प्लास्टिक का, ये जो भी लेना है जैसे बोल रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, यहाँ बेस पे 2 होल करने हैं और वहाँ पे रबर स्टॉपर लगाना, मतलब जैसे कि पानी अगर हम लोग भरे तो बाहर ना आए। फिर उस रबर स्टॉपर में से हमको 2 कार्बन की रॉड पास करनी है। हमने 2 कार्बन की रॉड पास कर दी है। अब उसको क्या करना है, इसको एक बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से हमें इससे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आगे देखते क्या कह रहा है। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add few drop of dilute sulfuric acid to the water. ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या कौन सा एसिड मिलाया गया है, डाइल्यूटेड है। ये बात आप लोग आए, अभी आप लोग एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ेंगे कि डाइल्यूट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ये सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए कि हम लोग जो भी एसिड का फॉर्म यूज़ करते हैं वो डाइल्यूटेड होता है, मतलब उसमें वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हम साथ साथ करते चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब इसने कहा कि इसको पानी में इतना मतलब भर दे पानी कि ये जो है वो इमर्ज हो जाए, मतलब ये जो हमारा रॉड है वो पानी से इमर्ज हो जाए, मतलब पूरा पानी में डूब जाए। ठीक है, नहीं एक सेकंड, पानी को अलग कलर से दिखाते, रुक जाओ एक सेकंड। हमारा वाटर है ना, तो वाटर को दिखा देते हैं ब्लू कलर से। चलिए, ये मान लीजिए हमारा वाटर हो गया और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, ये है हमारा H2SO4 है हमारा। ठीक है, इसको हमने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये, उसमें हमें ऐड कर देना है। अब उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and invert them over the 2 carbon electrode, switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe, ये देखिए क्या कह रहा है, 2 टेस्ट ट्यूब्स, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, क्या कह रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी रॉड है ना, इसका तू जा ऊपर जा, देखिए इस ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी रॉड थी ना, दोनों जो मग में लगी हुई थी फिर बैटरी से कनेक्ट थी, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। ये सपोज कीजिए हमारा टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें पानी भरा होना चाहिए और इसको ऐसे उल्टा करके, मतलब इसको जो है, इसको हमको ऐसे उल्टा करके इन रॉड्स के ऊपर ऐसे फिट कर देना है, कुछ इस तरह से। ऐसे उसमें पानी है, उसको इन्वर्ट करके मतलब ऐसे उसको उल्टा कर देना है और रॉड के पास ले जाके, पहले नहीं वरना सारा पानी गिर जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ने गलत बताया। ऐसी बात नहीं है, इसको उल्टा करके हमें उन रॉड्स पे लगा देना है। अब क्या कह रहा है वो, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ इलेक्ट्रोड, दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम जब इसको, ये जो हमारा एपरेटस है, आइए इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं। इसको आइए ऊपर ले चलता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं ये सब हटा दूँ तो देखिए एक सेकंड, इसको इतना पूरा क्लियर ही कर देते, इतना इलाका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमने रॉड के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगाई है उसे हम लोग यहाँ पे लाके ऐसे फिट कर देंगे। अब क्या होगा, अब करंट को हमें क्या कर देना है, चालू। करंट हमारा चालू है, करंट जा रहा है और इसको हमें कुछ देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब क्या होगा, आप लोग देखेंगे ना, इलेक्ट्रोड पे मतलब हमारा जो नेगेटिव साइड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसके टर्मिनल्स पे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये बबल्स क्या करते हैं, वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, मतलब हटाते हैं उसकी जगह से, उसकी जगह खुद लेना चाहते हैं, वो डिस्प्लेस करते हैं वाटर को। ठीक है, वी विल सी हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड, एंड ऑक्सीजन इज डबल ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब हम लोग देखें, जो हमारा कैथोड है वहाँ पे, जो हमारा कैथोड है वहाँ पे ऑक्सीजन होगा और एनोड पे हमारा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये इवॉल्व होगा, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल देखना था हमें कैसे हाइड्रोजन वाटर को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है फोटोलिसिस। ये एक दिया है AgNO3, मतलब
सिल्वर नाइट्रेट का दिया हुआ है कि कैसे हम उसे सनलाइट में रखते तो फिर वो ब्लैक कलर में हो जाता है। इसके बारे में भी आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा। हेलोजन कंपाउंड्स डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू सन, मतलब हमारा क्या था, AgCl था, उसको हमने सनलाइट में रखा तो सनलाइट से भी तो हीट ही आती है, मतलब यहाँ पे मैं उसको डेल्टा से ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सनलाइट हुआ तो ये क्या हुआ, Ag और Cl में ब्रेक हो गया। मतलब ये था क्या, ये पहले कंपाउंड एक रिएक्टेंट था, फिर बाद में वो सिंपलर प्रोडक्ट बन गया, एक Ag बन गया, एक Cl बन गया, Cl2 बन गया। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है, देखिए पहले एक आती थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, मतलब उसमें क्या होता था कि ऐसे हमारे पास ऐसी लंबी सी एक होती थी प्लास्टिक की शीट, उसमें ढेर सारे ऐसे बॉक्स बने होते थे, तो उसको जब हम लोग ऐसा पकड़ के ना, उसको ऐसे जब हम लोग पकड़ के उसको ऐसा सनलाइट में लाते थे, फिर ऐसे देखते थे, तो फिर वो मतलब उसमें दिखता था फोटो थोड़ा ब्लैक एंड धुंधला दिखता था। तो वही है, इसमें इसका यूज़ वहीं पे होता है ज़्यादातर करके। इसका यूज़ जो है ये फोटोलिसिस का, या फिर बोलते हैं थर्मल डिकम्पोज मतलब सनलाइट से जो डिकम्पोजिशन होगा उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इसका यूज़ वहीं पे होता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आप ये लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ हाईलाइटर से ही, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूछ सकता है आपके 1 नंबर में कि फोटोलिसिस का यूज़ कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। द decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant। याद कीजिए, मैंने पहले ही बता दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा था कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसमें हमको हीट चाहिए ही, उसको हीट देना ही पड़ेगा, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। आप चाहे उसे हीट, आप चाहे हीट डायरेक्ट दें मतलब बर्न करके दें, लाइट के फॉर्म में दें मतलब सनलाइट से दें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से जो उसका रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे दें, उसे हीट मिलना चाहिए तभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बार बार बताया जा रहा है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है ये एक को उसकी जगह से डिस्प्लेस करना। मतलब जैसे अभी आप कहीं बैठे हो, आपका फ्रेंड आया, आपसे कोई ज़्यादा पावरफुल आ गया तो वो क्या करेगा, आपको हटा देगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे उसका, वो आपकी जगह पे आ जाएगा। तो मतलब उसने क्या किया, आपको अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए उसने ऐसा किया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो वही जो होता है अपना कंपाउंड, मतलब वो अलग रहेगा लेकिन वो आके अपना कंपाउंड बना लेगा, तो उसी को बोलते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, व्हेन अ एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड ऑफ लोअर रिएक्टिविटी इट इज सेड टू बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए, इस चीज़ को याद रखने के लिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 2 3, ये देखिए, ये एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के। इसमें क्या हुआ है देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे समझिए। भाई जी आप थोड़ा साइड आ जाइए। इसमें क्या हुआ है, पहले हमारा जो CuSO4 था उसने Fe से दोस्ती की, फिर क्या हुआ, Fe जो था वो Cu से ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए उसने क्या किया, Fe ने Cu को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ अपना कंपाउंड बना लिया और हमारा Cu बेचारा अकेला रह गया। जैसे यहाँ पे सैलमून भाई है, ये यहाँ पे अकेले हो गए, पहले ही इनका कंपाउंड था लेकिन फिर बाद इन्होंने आके इनको डिस्प्लेस कर दिया और इन्होंने अपना कंपाउंड बना लिया और ये माशे हमारे अकेले हो गए। सेम यही चीज़ हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है। मैंने ये मीम इसलिए लिया ताकि आप लोग इसे हमेशा याद रख सकें और आप लोग कभी इसे भूलें ना, ठीक है। आई होप आपको अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। हम लोग अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको टाइम हमारे पास है, तो टाइम तो बहुत है लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का। आपके 5 मेन सब्जेक्ट है, आपको पाँचों मेन सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे।
ठीक है। हम लोग अभी आपको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे सारे चैप्टर, फिर बाद में एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको मालूम है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि पहले हमने देखा कि जो Fe था उसने हमारे Cu को ही डिस्प्लेस किया, Cu ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया। लेकिन इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड होते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट होते हैं, उसमें वो दोनों लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारा AgNO3 प्लस NaCl। और तो इसमें क्या हुआ है, Ag ने हमारे Na को डिस्प्लेस किया और Na ने हमारे Ag को डिस्प्लेस किया है। यही है डबल डिस्प्ले, मतलब एक बार डिस्प्लेस, डबल डिस्प्ले मतलब दो बार, मतलब वो लोग आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद का टॉपिक कोरोजन एंड रेसिडिटी कट गया है। तो फटाफट से देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे कोई भी चीज़ है, अगर ऐसे समझिए ये हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए इसको। ये जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसको शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो पहले समझते हैं कि पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो पहले इन दोनों को समझ लेंगे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। जब कोई भी कंपाउंड हो उसमें जब हमें ऑक्सीजन गेन हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और या तो फिर हाइड्रोजन हमारा लूज़ कर देता है, मतलब वो या तो हाइड्रोजन लूज़ कर देगा या तो ऑक्सीजन गेन कर लेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो हमारा ऑक्सीजन का गेन होगा, हाइड्रोजन का लूज़ होगा, या तो फिर हम लोग ऐसा भी हो सकता है, या तो कोई रिएक्शन ऐसा ही दे जिसमें खाली हाइड्रोजन लूज होगा तब भी वो ऑक्सीडेशन होगा, या तो कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही गेन करेगा वो। ठीक है, मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा फंसाने वाला क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा पूछता है। ऐसे तरीके का जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग मेरी बात को भूलिएगा मत। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन हुआ, अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है यही सेम इसका उल्टा, मतलब रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कोई कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन का गेन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, और या तो फिर, और अगर रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारा हाइड्रोजन का गेन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और जब इन्हीं दोनों को हम लोग कंबाइन कर दें, मतलब ये दोनों चीज़ साथ में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, तो उसी को बोलते हैं हम अपना रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या गेन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों चीज़ें होंगी उसमें, तब जाके वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। सॉरी, वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका आप लोग एग्जाम्पल देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का क्या होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास MnO2, एक सेकेंड, MnO2 है हमारे पास एक, और इसमें हमारे पास है HCl। ये फिलहाल में अभी बैलेंस नहीं है, अभी हम लोग आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, ये है हमारा MnO2 और HCl। फिर ये क्या किया, इसमें Mn, इसका जो कंपाउंड बनता है वो होता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, पहले हम लोग अपने Mn को देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि जो हमारा ऑक्सीजन था वो रिमूवल, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। जगह की थोड़ी कमी है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, रिडक्शन हुआ है। अब हम अपने HCl को देखते हैं। HCl में क्या हुआ है, HCl में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो H के साथ क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यहाँ पे जो हुआ है वो हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला है। ठीक है,
अब देखते हैं। ऑक्सीडेशन भी हो चुका है। तो ये था हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब एक बात और लास्ट टर्म समझ लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बस हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो होता है कि जो कि रिड्यूस होता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल, मतलब वो पहले ऑक्सीडाइज्ड था लेकिन अब वो क्या होने जा रहा है, रिड्यूस होने जा रहा है। मतलब उसमें जो हमारा लूज होगा, उसमें हमारा ऑक्सीजन जो होगा वो लूज होगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और हमारा जो हमारा ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग कहलाएगा। मतलब ऐसे समझिए, अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको सारा पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके आगे भी मैंने स्लाइड्स बनाई थी आपके लिए, लेकिन अब वो आपके काम की नहीं रह गई है, ठीक है। थैंक यू। और एक बात याद रखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर हो गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आने वाला है, एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर। मतलब सारे सब्जेक्ट एक एक चैप्टर के ऐसे करके सीरीज आएगी, ठीक है, ताकि सारे सब्जेक्ट हमारे टाइम टू टाइम कवर हो जाए, टाइमली, ठीक है, ताकि हम लोग अपनी जैसा हमने प्लान किया है वो हो सके। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके और उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वी विल बैक सून।